हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा बैलेंस शीट वाला पोर्शन खत्म कर लेंगे। एसपीएल कल से स्टार्ट करेंगे। कोशिश वैसे ऐसी है कि एक ही दिन में एसपीएल खत्म हो जाए। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो बेटा आधा लेक्चर और लग जाएगा। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पिछली बार 9 लेक्चर लगाए थे मैंने, कहा था इस बार मैं 4 या 4.5 लेक्चर में ही खत्म कर दूंगा, और उतना मुझे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी, आप सब सामने देख रहे हैं प्यारे बच्चे। बेटा अभी मुझे एसेट साइड का डिस्कशन करना है। कल मैंने मेजर और माइनर हेड्स एक बार बोल दिए थे, अब थोड़ा सा स्पीड पर चलते हैं। बेटा नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, यही दो मेजर हेड है बेटा। यहाँ पर शॉर्टकट था PNDLO, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसमें भी चार बातें: प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, दूसरी बात इंटेंजिबल एसेट्स, तीसरी बात कैपिटल WIP, और चौथी बात इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स। इसमें शॉर्टकट था सेट CSO, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ठीक है जी। आओ जी, सबके बारे में डिस्कशन करना है। बेटा एक नोट 9, 10, 11 और 12, ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स पे। पहली बात, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखूंगा नहीं बेटा, बोल देता हूँ। बहुत सारी एसेट्स यहाँ पर आ सकती हैं, सारी टेंजिबल एसेट लिख दो बेटा। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में क्या क्या: लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर फिक्सचर, ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ठीक है जी, और भी कोई एसेट जो हो टेंजिबल, सब यहाँ आ जाएगी। किसी के बारे में कुछ बताना है तो बताओ, बढ़ जाए आगे। इनटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, चार तो यही हो गया। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, और लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। बेटा एक दो के बारे में फटाफट से बात कर देता हूँ। पहले माइनिंग राइट के बारे में बात कर देते हैं, फिर लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग के बारे में, उसके अलावा आप जिसके बारे में कहेंगे उसके बारे में कर देंगे। बेटा माइनिंग राइट्स की बात सुनो तो बेटा आज की तारीख में ना गवर्नमेंट बहुत सारी जगह के माइनिंग राइट्स बेचती है। ठीक है ना। और बेटा ये कीमतें 50-50 हजार करोड़, लाख लाख करोड़ तक भी होती हैं। मान लो सरकार को ना अभी एक जगह पर एक साइट मिल गई और वहां पर अंधाधुन कोल है, बिल्कुल न्यू साइट है। सरकार ने कहा जी हम तो इसके माइनिंग राइट बेचेंगे, नीलाम कर रहे हैं माइनिंग राइट, जो भी आना चाहता है, बोली लगाना चाहता है, लगा सकता है। बेटा 10-15 लोग आए, बोली लगती रही और एट द एंड वो 50,000 करोड़ की साइट गई 3 साल के लिए। बेटा जिसने खरीदे हैं वो क्या SPL में डाल देगा 50,000 करोड़ रुपए? उसके लिए तो एसेट है। 3 साल के लिए उसको मिली है साइट, 3 साल तक जितने मर्जी ट्रक लगा ले, जितनी मर्जी लेबर लगा ले, सारा दिन रात जितनी मर्जी शिफ्ट काम करा लो, ठीक है जी, जितना कोल निकल सकता है 3 साल निकाल लो। 3 साल के बाद सरकार फिर साइट बेचेगी, ऑब्वियसली पहले के कंपैरिजन में काफी कम अमाउंट की जाएगी क्योंकि काफी कोल निकल चुका होगा। पर बेटा ऐसे ही बेचती है सरकार सारे माइनिंग राइट्स। समझ में आती बात? टेंजिबल एसेट है कोई, इंटेंजिबल में ही जाना चाहिए। तो वो एक और एग्जांपल लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग से। बेटा आज की तारीख में आप देखते हो फ्रेंचाइजिंग कल्चर कितना बढ़ता चला जा रहा है। लेट्स सपोज कि आपने कोई फ्रेंचाइज खरीदी बर्गर किंग की सहारनपुर सिटी में, ठीक है जी। आपको जो ये फ्रेंचाइज मिलती है बेटा, कई बार 5 साल के लिए मिलती है, उसके बाद रिन्यू होती है, कई बार लाइफ टाइम के लिए मिलती है। और मान लो आपने इसके लिए पे किया है 1 CR, 1 CR में आपको फ्रेंचाइजिंग राइट मिल गए हैं यहाँ पर सहारनपुर सिटी के, और फॉर 20 ईयर्स मिले हैं। क्या करोगे इसको? एसेट है या लाइबिलिटी है? क्या SPL में दिखा दो? एसेट है, बेनिफिट देगा फॉर मोर देन 1 ईयर। तो बेटा इंटेंजिबल एसेट है, शो कर देना। इसके अलावा बताओ किसी के बारे में बताना है तो, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, 5 के बारे में कुछ पूछना है तो बताओ, किसी ने भी कुछ पूछना हो। बढ़ जाए आगे। तो वो उसके बाद 11th नोट है मेरा कैपिटल WIP पर। कैपिटल WIP बेटा वर्क इन प्रोग्रेस तो है, बट इट इज ऑफ कैपिटल नेचर। बेटा टेंजिबल एसेट अगर कोई डेवलपमेंट में होती है उसे हम कैपिटल WIP बोलते हैं। लेट्स सपोज कि हम बात करते हैं बेटा, आप कोई कंपनी हो और आप अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस, एक बिल्डिंग बना रहे हो, और वो बिल्डिंग के लिए आर्किटेक्ट ने आपको एस्टिमेट दिया कि 3 साल का जी समय लगेगा। ठीक है जी। आपने कहा जी ठीक है, बिल्कुल 3 साल का समय लगेगा। मैं कहता हूँ पहला साल खत्म हुआ, 31 मार्च आ गई, कहाँ शो करोगे इसको? लैंड एंड बिल्डिंग तो दिखाई नहीं सकते, बनी नहीं अभी तो, अभी तो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो।
तो बेटा उसे हम दिखाएंगे कैपिटल WIP। दूसरे साल जितना पैसा लग चुका होगा फिर कैपिटल WIP। तीसरे साल बिल्डिंग बनके तैयार होगी, अब चली जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, लैंड एंड बिल्डिंग। उससे पहले वो कैपिटल नेचर की WIP है। ठीक है जी। चौथी बात, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। बेटा स्पेसिफिक एंड द ओनली एग्जांपल इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आप कोई मेडिसिन बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हो, पहले साल 50 करोड़ खर्च करती है, SPL में नहीं दिखाना बेटा, इसे बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। दूसरे साल रिसर्च चल रही है, 100 करोड़ खर्च हो गए, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल दिखाते गए, छठे साल मेडिसिन इन्वेंट हो गई, ठीक है जी, जिस चीज पर रिसर्च थी पूरी हो गई, अब वो क्या बन जाएगा बेटा, जैसे ही लाइसेंस लोगे पेटेंट बन जाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़ जाएं आगे। बेटा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करनी है, इसके साथ साथ बेटा करंट इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहा हूं। देखो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट में एज सच कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ एक बात का फर्क होगा। वैसे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में तो फर्क समझते ही होंगे ना। क्या है करंट एसेट्स? विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 12 मंथ, और क्योंकि कंपनी लॉ है तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। दोनों बातें आ जाएंगी, जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा कैश इक्विवेलेंट में, या बेटा 12 महीनों में, उसे हम बोलेंगे करंट एसेट्स। बाकी सारी एसेट्स क्या है, नॉन करंट है। सेम फर्क करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। बेटा 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल में मैच्योर होने वाले हैं, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे तो बेटा करंट इन्वेस्टमेंट, अदरवाइज नॉन करंट। अब एग्जांपल इन दोनों जगहों पर सेम है। मैं कहूं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, दोनों जगह आ सकता है। इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, 6 एग्जांपल कॉमन है। ये डिपेंड करता है आपकी इंटेंशन कैसी है। मैंने इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में, मुझे पता है कि मैं 6 महीने में बेच दूंगा, तो मैं करंट इन्वेस्टमेंट शो कर सकता हूँ। मुझे पता है मैंने बेचने के लिए खरीदा ही नहीं है, मैं तो सालों साल रखूंगा, नॉन करंट। ये डिपेंड करता है मेरी इंटेंशन क्या है, ये बाहर वाला कोई नहीं बता सकता। ये तो कंपनी को खुद को पता होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए किया है। ये दोनों जगह पर एग्जांपल सेम है, बस एक एग्जांपल का फर्क है, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। बेटा जब भी बात होगी इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पैसा लगा देता है बेटा, उससे जल्दी निकलना पॉसिबल नहीं है, वहां से नहीं निकल सकते आपके पैसे तुरंत। तो बेटा वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का एक स्पेसिफिक एग्जांपल है, बाकी 6 एग्जांपल दोनों जगह पर कॉमन है। पेपर को पूछना होगा तो स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि 12 महीने में आप पैसे निकालने वाले हो या नहीं। ठीक है जी, बात क्लियर? आगे बढ़ जाए। डेफर्ड टैक्स एसेट कोर्स का पार्ट नहीं है। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस वर्सेस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। बेटा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस रिकवरेबल विद इन 12 मंथ, विद इन 12 मंथ, और ये आफ्टर 12 मंथ्स। और एक एग्जांपल और दूंगा कैपिटल एडवांसेस का, आराम से सुन लेना। बेटा हम जब लोन लेते हैं तो बोरोइंग्स में दिखाते हैं, लंबे टाइम के लिए लिया तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और छोटे टाइम के लिए तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये हमारी पिछले 2 दिनों की चर्चा थी। अच्छा तब क्या होगा अगर हमने किसी को लोन दिया तो बेटा वो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस या लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का पार्ट बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने टाइम में पैसा वापस आ जाएगा। बेटा अगर 12 महीने के अंदर अंदर पैसा वापस आने वाला है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में दिखा देना, 12 के बाद आने वाला है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है जी, बस एक स्पेसिफिक एग्जांपल यहां और है, कैपिटल एडवांसेस। बाबू अगर मैं ये कहूं कि 1 मार्च को आपने एक प्रॉपर्टी देखी, आपको प्रॉपर्टी समझ में आई और आपने उसका बयाना दे दिया, डाउन पेमेंट कर दी, ठीक है जी, और तय ये हुआ 3 महीने के बाद जी बची हुई पेमेंट देके हम रजिस्ट्री करा लेंगे। ठीक है जी, 31 मार्च को क्या शो करूं? बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कहते हैं भैया बस 2 ही महीने बचे हैं, 1 मार्च को प्रॉपर्टी देखी एडवांस दिया, 2 ही महीने बचे हैं, बस फटाफट से दिखा दो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। पुत्र बेसिक नहीं बातें समझते क्या? शॉर्ट टर्म कैसे दिखा सकता हूं? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पता है क्या होते हैं? करंट एसेट का पार्ट होते हैं। करंट एसेट क्या होती है? 12 महीने के अंदर अंदर अगर कैश वापस आ जाए तो जाएगा मां, यहाँ 2 महीने के अंदर अंदर कैश वापस नहीं आएगा, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की पेपर आ जाएंगे वापसी।
तो अगर कहीं मैंने एडवांस दिया भी हुआ है, अगर कैश वापस आएगा तभी तो दिखाऊंगा ना। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में अगर 12 महीने में कैश वापस आए, अगर कैश वापस आना ही नहीं है तो चाहे 2 महीने है कैश वापस नहीं आना, तो बेटा किसका पार्ट है वो? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। क्लियर है जी बात? समझ आई? आगे बढ़ जाते हैं जी बेटा। उसके बाद आती है अदर नॉन करंट एसेट्स। वैसे कोई बहुत खास एग्जांपल नहीं है, पर दो एग्जांपल इसमें भी हैं, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और एक ट्रेड रिसीवेबल। बेटा एक एग्जांपल है ट्रेड रिसीवेबल का, यानी कि डेटर बीआर का। मैं करता हूं बात, पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते हैं। बेटा एक बात समझो, मैंने ना अभी जब ये साइट बनी, एक इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवाया नीचे नया। जब ये मीटर लगता है क्या कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जाता है? बिल्कुल जाता है। बिजली विभाग में कोई 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 डिपेंडिंग अपॉन की मीटर कितने किलोवाट का है, एक एडवांस आता है। लेट्स सपोज रफली बात करते हैं, मैंने 2,000 रुपए एडवांस दिए, ठीक है जी, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा हो गए बिजली विभाग में। जिस दिन मीटर उतरेगा ये मुझे पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है जी। सर कब उतरेगा पता है मुझे? आपके घर पर भी लगा हुआ है, कब उतरेगा किसी को नहीं पता, उतरेगा भी या नहीं उतरेगा ये भी किसी को नहीं पता। तो सर इसको करंट एसेट में दिखाना तो मुश्किल है ना। ठीक है ये पैसे आपको मिलेंगे, वापसी मिलेंगे, बेनिफिट मिलेगा इस पैसों का, पर करंट एसेट्स में तो नहीं दिखा सकते। नॉन करंट में ही दिखाना, ठीक है, तो इसे नॉन करंट में दिखाते हैं अंडर द हेड अदर नॉन करंट एसेट्स, और उसमें भी सिक्योरिटी डिपॉजिट। बात समझ में? दूसरी बात ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आप कहोगे यहां पर भी ट्रेड रिसीवेबल है, बेटा बिल्कुल है। देखो नॉर्मली ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स का ही पार्ट है जिसमें डेटर और बीआर आते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल ट्रेड रिसीवेबल अदर नॉन करंट एसेट्स में आते हैं। अगर मैं कहूं मेरे बिजनेस के कुछ ऐसे ही डेटर जिनको मैंने अपनी मर्जी से 12 महीने से ज्यादा के लिए उधार दे रखा है, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में जब पता ही है पैसे आने ही नहीं वाले 12 महीने के अंदर अंदर, तो पार्ट नॉन करंट एसेट का ही होना चाहिए। लेट्स सपोज कि आपकी कोई कंपनी है, नया नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो, ठीक है जी, कोई भी सामान खरीद नहीं रहा, आप बहुत परेशान, अपने मार्केटिंग का एक तरीका अपना लिया, आपने लोगों को कहा जी हमारे ब्रांड का सामान बेच के देखो, ठीक है जी, नहीं बिका सामान वापस कर देना, और रही बात पैसों की आप साल बाद देना, सामान बेच के देना, रख लो बस आप अपनी दुकान पे सामान। नहीं भाई भैया हम ये सब कुछ करते हैं बिजनेस चलाने के लिए। तो आपने अगर उधारी 1 साल से ज्यादा के लिए दे दी और पता ही है पैसे आने नहीं वाले, आपने लोगों को कह दिया एक सीजन कमा लो उसके बाद पैसे दे देना, तो बेटा ऐसे केसेस में ट्रेड रिसीवेबल पार्ट बन जाएंगे नॉन करंट एसेट्स का, उसमें भी अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है जी, समझ आई अभी तक सारी बात? आगे बढ़ जाए बाबू। मैं करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर चुका हूं, ट्रेड रिसीवेबल में कुछ पूछना है डेटर और बीआर में कुछ बताऊं? सब पता ही है। आओ इन्वेंट्रीज की बात करते हैं। बेटा इन्वेंट्रीज कुल मिलाकर 6 तरीके की होती हैं। रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, एंड लूज टूल्स। लूज टूल्स। बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास 3 तरीके का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल भी होते हैं, डब्ल्यूआईपी भी होते हैं, फिनिश गुड्स भी होते हैं। आप ब्लैकबेरी हो, आपकी फैक्ट्री में भैया बहुत सारे थान, कई मीटर थान पड़े हुए हैं एक गोडाउन में, भैया रॉ मटेरियल है आपके लिए, आपने फैब्रिक खरीद के रखा हुआ है कई हजार मीटर, ठीक है जी, आपके लिए रॉ मटेरियल है। आप दूसरे गोडाउन में जाते हो, वहां तैयार पड़े हैं कोट पैंट, पैंट्स तैयार पड़ी हैं, सूट्स तैयार पड़े हैं, ये क्या है? ये बेटा फिनिश गुड्स का स्टॉक है। और आप जब प्रोडक्शन लाइन पे जाते हो तो आप देखते हो बहुत सारा फैब्रिक ऐसा जिसपे कटिंग हो चुकी है, बट स्टिचिंग इज स्टिल पेंडिंग, अभी स्टिचिंग पेंडिंग है। वो क्या है बेटा? जस्ट रॉ मटेरियल के ऊपर कटिंग हो चुकी है, वो कटिंग होने के बाद रॉ मटेरियल का करेक्टर छोड़ चुका है, पर बेटा तैयार हुआ नहीं है, तो फिनिश गुड्स बना नहीं है, तो वो है क्या बेटा? उसे हम बोलते हैं डब्ल्यूआईपी। ठीक है जी, जब भी रॉ मटेरियल कोई भी एक प्रोसेस से चला जाएगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मल्टीपल प्रोसेस से बनता हो, अगर रॉ मटेरियल एक प्रोसेस से निकल गया तो बेटा वो रॉ मटेरियल का करेक्टर छोड़ गया, और फिनिश गुड्स बना नहीं है, तो उसे बोलोगे क्या? उसे बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, डब्ल्यूआईपी। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास 3 तरीके का स्टॉक होता है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स। लेकिन अगर मैं बात करूं एक ट्रेडिंग कंसर्न की, ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है बेटा? जो खरीदती है वही बेच देती है। चेयर खरीदी चेयर बेच दी, इलेक्ट्रिसिटी के ये बल्ब खरीदे बल्ब बेच दी, कैमरा खरीदा कैमरा बेच दिया।
बेटा ऐसी कंसर्न ट्रेडिंग कंसर्न होती है, उनके स्टॉक को बोलते हैं एसआईटी। एसआईटी मतलब स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है जी। ये बचे हुए दो स्टॉक ये भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास होते हैं। बेटा एक स्टोर्स एंड स्पेयर्स और दूसरा लूज टूल्स। पहले बात करते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर्स की। बेटा स्पेयर का मतलब कुछ और नहीं, स्पेयर पार्ट से ही है। कई बार आप देखते हो बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी मशीनरी है, बहुत सारी, 1000 मशीनरी से ऊपर है। आपने सबके स्पेयर पार्ट्स थोड़े थोड़े खरीदे होते हैं कि मशीनरी तुरंत ब्रेक डाउन हो। अभी ये नहीं हो भैया बाहर से आ रहा है जी आदमी ठीक करने, ठीक है जी, बार बार हम क्या कर रहे हैं जी, बुला रहे हैं बाहर से इंजीनियर को, आओ जी ठीक करो जी, स्पेयर पार्ट लेके आ रहे हैं। हमने पहले ही खरीदे होते हैं कुछ एडवांस, और हम ये जाते हैं जैसी मशीनरी ब्रेक डाउन हो तुरंत हमारा सुपरवाइजर, देखो सुपरवाइजर होते ही इसलिए है कि वो बेसिक मशीन रिपेयरिंग तो जानते होते हैं, फटाफट से तुरंत मशीन से ठीक कर देंगे, कुछ स्पेयर पार्ट की जरूरत होगी लगा देंगे और मशीन शुरू। बार बार बाहर से नहीं बुला सकते। तो बेटा स्पेयर पार्ट्स भी स्टॉक की ही कैटेगरी है। क्लियर बात। बेटा एक आइटम आती है स्टोर्स। क्या होते हैं ये स्टोर्स? मेरी भाषा में बोलोगे तो कंज्यूमेबल्स, जो बेटा कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाते हैं, पता भी नहीं लगते कहाँ गए। जैसे कि ग्रीसिंग ऑयलिंग। बबू रोज सुबह 1000 मशीनें हैं, आप क्या करते हो रोज सुबह या तो ऑयलिंग करते हो या ग्रीस देते हो उनको, ठीक है जी, शाम आते आते पता ही नहीं होता कहाँ गए। यही होता है ना, इन्हें बोलते हैं स्टोर्स, स्टॉक का पार्ट है। और आखिरी बात लूज टूल्स। लूज टूल्स मतलब कुछ और नहीं, टूल किट। ठीक है जी, मशीन खोलने के लिए टूल किट चाहिए ना हमें, डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, जिसको बोलते हैं चाबी, 3 नंबर की चाबी, 4 नंबर की, 5 नंबर की चाबी, ठीक है ना जी, कुछ प्लास वगैरह और स्क्रू ड्राइवर वगैरह, ये सब कुछ चाहिए होता है ना मशीन खोलने के लिए, ये टूल किट है। ठीक है। मैं लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, याद है वो? 2-3 साल पहले एक स्टूडेंट थी मेरी, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ये लूज टूल्स यहाँ क्यों दिखा रहे हो, टूल किट है, लोहा का क्या बिगड़ रहा है, ये तो फिक्स एसेट्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में दिखाओ। बाबू मेरे को भी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी थी उस चीज का आंसर करने के लिए। ठीक है जी। बाबू ऐसा माना जाता है, बहुत सारी जगह पर ऐसा कंपनी लॉ ने माना कि टूल किट सच मायने में जल्दी खो जाती हैं। वो बात ठीक है कि इनकी लाइफ अच्छी खासी जल्दी खो जाती है, 1 साल भी लाइफ पूरी नहीं करती, इस वजह से इसको इन्वेंट्रीज का पार्ट बनाया गया। ठीक है जी, आगे बढ़ जाओ। बाबू उसके बाद एक आइटम आती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश या कैश जैसी चीज है, क्या क्या आ जाएगा? कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, चेक इन हैंड और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बेटा शुरू की 3 चीजों में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ दो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो मेरा डिस्कशन है ही, वो मैं कर रहा हूँ। कैश इन हैंड पता है, बैंक बैलेंस पता है, चेक इन हैंड पता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सुन लो, काम की बात। अब आप बेटा ना थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि एक टर्म आई थी अभी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरी आई करंट इन्वेस्टमेंट, और ये आ गई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। फर्क समझ लेना, तीनों के एग्जांपल्स सेम है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, तीनों के एग्जांपल सेम। बस फर्क क्या है? देखो बेटा अगर आपको ये पता है आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी इक्विटी शेयर में, तुरंत बेचने वाले हो, यानी कि अभी से लेकर 3 महीने तक में बेच दोगे, तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में दिखा देना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो और अगर वो इन्वेस्टमेंट बिकेगी 3 महीने के बाद लेकिन साल भर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है, वो साल भर के बाद कन्वर्ट होगी बेटा कैश में, तो ये है हमारी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, समझ आ गई बात। और उसके बाद आखिरी आइटम अदर, अदर करंट एसेट्स। क्या आता है अदर करंट एसेट्स में? बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रीड इनकम और एडवांस टैक्स। प्रीपेड और एक्रीड के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, अगर फिर भी आप पूछना चाहते हो तो मैं बता दूंगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब पता है, पेड इन एडवांस। ठीक है जी। एक्रीड इनकम का पता है, इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, कोई नहीं आज नहीं मिली कभी तो मिली जाएगी। ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज एडवांस टैक्सेस, इसके बारे में कुछ बोल देता हूँ बेटा। एडवांस टैक्सेस क्या होते हैं? बेटा आपका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 4 क्वार्टर में डिवाइडेड होता है। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून पहला क्वार्टर, उसके बाद 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर दूसरा क्वार्टर, 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर,
1 जनवरी से लेकर 31 मार्च, 4 क्वार्टर है। हर क्वार्टर से ना बेटा 15 दिन पहले आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है हमें एडवांस टैक्स जमा करा दो, ये मानते हुए कि इस क्वार्टर में क्या कमाओगे। आपने 75 दिन बिजनेस को देख लिया, आपको अंदाजा हो गया 75 दिन में आपने क्या कमा लिया, ये तो फिगर एग्जैक्ट पता है। अगले 15 दिन का अंदाजे से आपने ना यहाँ एडवांस टैक्स जमा करा दिया सरकार को, ठीक है जी। फिर यहाँ 15 दिन पहले जमा करा दिया, फिर 15 दिन पहले और फिर 15 दिन पहले जमा करा दिया, ठीक है जी। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे एडवांस टैक्स मांगती है, ठीक है जी। ऐसा भी हो सकता है ये थोड़ा सा ज्यादा चला जाए, ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा कम चला जाए, लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है कि आपको कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर अंदर अपने अकाउंट्स एक सीए से ऑडिट कराओ और हमें ये बताओ आपने टैक्स ज्यादा जमा कराया या कम जमा कराया। ज्यादा करा दिया तो रिफंड ले लो और कम करा दिया तो और जमा करा दो, ठीक है जी। तो आप ऑडिट कराते हो अकाउंट्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, या तो यहाँ रिफंड क्लेम कर लोगे या यहाँ पर एक्सेस सॉरी बचा हुआ टैक्स और जमा करा दोगे। तो इस पैसे का फायदा इन नियर फ्यूचर मिलने वाला है, इसलिए बेटा इसको हम बोलते हैं करंट एसेट्स का पार्ट, ठीक है जी। उसमें भी अदर करंट एसेट, ठीक है जी। बस इतना सही था आज का टॉपिक, तो ज्यादा ही जल्दी हो गया है ये तो कुछ। तो वो रिवीजन कर लें क्या एक बार, अगर आप कहो तो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। तो नॉन करंट एसेट्स के फटाफट से मेरे को टाइप बता दो एक बार। माइनर हेड, अंदर अंदर हेड कौन कौन से आएंगे, सानी बताइए फटाफट से कौन कौन से आएंगे। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, पहली यही है। शॉर्टकट क्या है, एफ की जगह पी हो गया, पी एंड डी एल लो। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट्स बताना है इसी। करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। प्रकाश भाई रखते हैं आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय।